Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Mr. K.C. Tyagi, an old member of the Janata Dal United Party, which is fighting elections in Bihar, and an old associate of Ramvilas Paswan of the Lok Janshakti Party, who has just passed away, and with Professor Surinder Jotka, Professor of Sociology at JNU, who works on caste and especially on Dalit issues. Welcome to you both to the print. In this edition of Print Debates, we will discuss the evolution of Dalit politics. और त्यागी जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करूंगी कि रामविलास जी के निधन के बाद जो आपको क्या लगता है कि दलित पॉलिटिक्स किस जो है पोजीशन पे या किस सिचुएशन पे पहुंची है? ज्योति, मैं 1974 में पहली बार इनसे मिला था जब ये चौधरी चरण सिंह की लीडरशिप में लोकदल बना था। कर्पूरी ठाकुर जी हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली बिहार में जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां जिन्हें आप कहते हैं, उनके सबसे बड़े चैंपियन के रूप में एमर्ज हो रहे थे। ये उनके साथ थे। और उसके बाद जेपी मूवमेंट आ गया, हम जेल चले गए, फिर लोकसभा चुनाव हो गया, जीत का आगे। जो इवोल्यूशन या रिवोल्यूशन है रामविलास का, वो 1980 के बाद शुरू होता है। उस समय ना तो काशीराम जी हैं, ना सुश्री मायावती जी हैं, और जगजीवन राम भी अपनी राजनीति के ढलान पर हैं, और दलित राजनीति के नाम पर टोटल शून्यता है उत्तर भारत में भी, और जरूर महाराष्ट्र में ब्लैक पैंथर टाइप कुछ मिलिटेंट शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी है उत्तर भारत में। जी, चंद्रशेखर आजाद। वो तो चंद्रशेखर तो अब का है, मैं आपको 1980 में ले जा रहा था। जी। उस समय जब इन पिछड़ी गरीब जातियों ने असर्ट करना शुरू किया इंडियन सोसाइटी में, तभी इन पर अत्याचार होने शुरू हुए। और चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, कांग्रेस हो, कोई सरकार हो, दलितों पर, दलित महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला कई हजार साल से जस का तस जारी है। ये हमारी भारत की नियति है। जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, अनटचेबल्स हैं, हैव नॉट्स हैं, वंचित हैं, इसलिए वो सभी सरकारों के अंदर जुल्म सहते हैं। रामविलास पासवान ने 1980 में दलित सेना का निर्माण करके दलितों के लिए एग्रेसिवली लड़ाई लड़ने का काम किया। जहां भी कोई जुल्म जाति होती थी, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन था, वो जाते थे, लड़ते थे, उन सवालों को कराते थे। और उस समय जागरूकता आनी शुरू हुई थी इन वर्गों में। तब तक अंबेडकर की एंट्री नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़े दलितों के नेता बाबू जगजीवन राम थे, और वो ही वाज ए पक्का कांग्रेसी विच वाज अपोज्ड टू द बेसिक थीसिस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो इसने वहां पे शुरू किया। लेकिन जो असली इसका है, 1984 में चुनाव हार जाते हैं। फिर जब वीपी सिंह बनते हैं तो सोसाइटी की जो टर्मोइल में आती है बहुत दिनों के बाद, वो तब आती है जब वीपी सिंह सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं। उस लोकसभा में मैं भी हूँ, रामविलास भी है। पहली बात तो हम अंबेडकर को सड़क पर से उठा करके पार्लियामेंट के अंदर लेकर के आते हैं। और फिर पिछड़ी जातियों का जो ये विशेष अवसर का सिद्धांत है, जो आरक्षण है, ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसको हम लाते हैं वीपी सिंह के नेतृत्व में। उसमें रामविलास की भी, नीतीश कुमार की भी, शरद यादव की भी, लालू प्रसाद की, इनकी सबकी भूमिका होती है। रामविलास पासवान भी उसमें बहुत एग्रेसिव हैं, और वो पिछड़ों के इस जबकि इसमें दलितों को कुछ नहीं मिलना है, लेकिन मंडल कमीशन को वो एक ऐसा हथियार मानते हैं कि जैसा आरक्षण इनका है, एक कवच ये भी होगा। उसमें बहुत एग्रेसिवली कैंपेन करते हैं, और हिंदुस्तान के सबसे एग्रेसिव दलित लीडर के रूप में ये एस्टेब्लिश होते हैं। त्यागी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर जोतका, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो अभी त्यागी जी ने इतनी सुंदर तरीके से जो एक एवोल्यूशन ऑफ दलित पॉलिटिक्स की बात कही, the vocabulary has also changed, Professor. Would you say, for example, the words that we use or used to use, Mahatma Gandhi called them Harijans, then we call them untouchables, now we call them Dalits.
So, what is the meaning of the change of the usage of this vocabulary? In some sense, it reflects that whole process of evolution that was being talked about earlier. And as I think Tyagiji rightly said, there was a kind of use of the word Dalit in Western India, to some extent also in South India. North India in some sense joins later, even though there have been very powerful movements of ex-untouchables in different forms in UP and in Punjab in North India as well. But we did not have this kind of Dalit consolidation, which actually is a 1990s phenomenon. And I think there were several factors which made it possible. One important factor was Mandal. With the coming of Mandal, there was a kind of new legitimacy of talking about social justice politics around question of caste. And it was not only OBCs, Dalits are the ones who actually bring the caste question to center stage. OBCs were already there in the political field very successfully. But I think that space, when it opens up through Mandal, Dalit politics begins to consolidate in a very legitimate way. And this is also a moment where 2-3 other things are happening which are very, very critical. So the post-independence India, you have introduction of reservations. It is only by the late 80s that you have a new Dalit middle class emerging at the national level. I think Kashiram was very, very important signifier of that process, who comes and then begins to talk about Dalits independently of any other political party and begins to delegitimize actually national parties, and he does it quite successfully. And at the same time, you have this kind of global process in which you can talk about identities and then you can legitimately pursue a politics of democratization, and that kind of process was not there earlier. Finally, this is also the time when actually caste is disintegrating at the local level, at the village level. The kind of migration processes you have, as we talked about, Dalit moving to cities and becoming middle class. But agriculture also undergoes a major transformation after Green Revolution, where lower caste or Dalit communities and even lower sections of OBCs are being released from agriculture. They're no longer required. So the dominant caste also begins to change around that time, which creates a new kind of space where you have the possibility of people like Paswan emerging on the national scene. तो त्यागी जी ये बताइए कि आप तो रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप बिलोंग करते हैं, तो ये दलित पॉलिटिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि एक जो इगैलिटेरियनिज्म की जो हम बात करते हैं, और उसको चाहे मंडल कमीशन हुआ बैकवर्ड कास्ट के तहत या बाकी इश्यूज को लेकर, आप लोग जो है दलित और बैकवर्ड कास्ट, ये कैसे, ये जो पॉलिटिक्स का मेल कब हुआ, कैसे शुरू हुआ? देखिए, तो मैं डॉक्टर अंबेडकर ने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही, ये वो कांग्रेस से अलग थे, तो जो उनका ये बामसेप वगैरह के कंसेप्ट थे, फेडरेशन, कन्फेडरेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटी, ये एग्जिस्टेंस में डॉक्टर अंबेडकर के समय आया। लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी भी और काशीराम जी की पार्टी मूलतः और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी थी। जो शेड्यूल्ड कास्ट के तेज तर्रार नेता हैं और जिनको मेन स्ट्रीम पार्टी का हिस्सा बन करके दलित पॉलिटिक्स करनी होती है, उनमें और इनमें एक फर्क होता है। ये फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी, और जो इश्यूज फ्रीडम मूवमेंट के थे, डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन तो कुएं से पानी निकालने के लिए होता है कि उस तालाब में हमें भी पानी निकालने दो, जिसमें और लोगों के पशु पानी पीते हैं, कम से कम वहां तो हम पानी निकाल लें। उनका मूवमेंट वहां से शुरू होता है। आज जुडिशरी में हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन जुडिशरी में डिमांड कर रहे हैं, पुलिस में डिमांड कर रहे हैं, और सरकारी नौकरियों में डिमांड कर रहे हैं। वो कोई आज इस आंदोलन की कोई सीमा नहीं है। तो ये बताइए, आप दोनों से ये सवाल है, प्रोफेसर जुत्का, टू यू फर्स्ट, कि यू स्पोक ऑफ कांशीराम, एंड कांशीराम्स इनहेरिटर in a sense was Mayawati, Bhenji Mayawati. But it seems that in today's North Indian politics, Mayawati is nowhere. And that more aggressive politicians, you might want to call them activists, like Chandrasekhar Azad of the BMRB. Now they have much more taken up the cudgels rather than politicians like Mayawati, who still believe in the parliamentary
former government. Meaning, I'm not saying that Chandrasekhar Azad doesn't believe in that, but he's much more active on the field. अब जैसे ये हाथरस वाले कांड को ही देख लीजिए. Mayawati's people, she did not go to Hathras, but Chandrasekhar Azad went to show solidarity with the Dalit family whose daughter was allegedly gang raped. I think this is a very different phase. At some level, I think the significance of people like Paswan or Kashiram or perhaps also Mayawati lies in their ability to open the door. And now Dalit politics in some sense has been mainstreamed already. Caste politics has been mainstreamed already. Now Dalit politics is not only a politics of the scheduled caste. I think the point that you were earlier making, there's a new kind of language through which we talk about communities, right? Dalitness itself is a kind of, it can be a very encompassing category. Sometimes it can also include scheduled tribes. Ambedkar has also risen quite a kind of, lot through various kinds of social movements, and even lower sections of OBCs in Bihar would identify with Ambedkar. So there's a new kind of opening of space, and in this space, various new actors have emerged. And I think that doesn't reduce the significance of Mayawati. Mayawati perhaps still has her own social base. And that's where I think the next phase comes, which perhaps we can talk about, and that is also related to Bihar, is a new kind of fragmentation. Initially, it was question of shifting the terrain from, say, Harijan identity to a Dalit identity. And now the next level has come where within Dalit identity also people are talking about community-specific representation. What Tyagiji was talking about, representation of different communities. Now, Dalit is a kind of political construct. It is not a caste category. Scheduled caste is an administrative construct. But on ground, you have communities which are still very, very alive. And their identities have become sharper. For example, some people would say that this case of Hathras case is because it's a Valmiki community. That's why Mayawati is not so disturbed, because Mayawati represents another community of scheduled castes. And this is something which is actually a ground reality, and this is something that needs to be talked about. In case of Bihar also, there is a kind of section of Paswans. They are also classified by the state government as a separate scheduled caste. And then there are other scheduled castes, which are like Ati Pichade. So there are kind of subclassification, but also in the political, in the process of identity formation. But it also in some sense is a positive thing for democracy. You have competitive politics. Different communities will come forward that our issues are not the same, are not subsumed by the language of Dalitness. We want our questions to be raised in the language of Banginess, or our own community is not. So at local level, many Dalit communities, which we call as Dalit communities, do not identify with the label Dalit. So ground level politics is kind of undergoing another process of churning, and I think that needs to be understood. But that's not like, marginalization of some kind of politics. I think it's extension of the same politics, and people need to recognize that there are multiple voices within this space called Dalit. There are multiple voices within this space called backward castes or backward classes. There are multiple spaces even within the larger kind of politics of untouchables or whatever you like to call them. So I think they are also asserting themselves. They are also coming forward and they are saying that you are not talking about us. You are showing only one face which doesn't belong to us. And Dalitness is much bigger, and there are many issues. Gender question is kind of, also in terms of issues, there are very different kinds of issues because different communities experience different kinds of marginalities, different kinds of violence, different kinds of mobility patterns. So, त्यागी जी, जो आपको भी मैं वही सवाल करूंगी कि काशीराम ने एक बहुत जैसे रेवोल्यूशनाइज किया इंडियन पॉलिटिक्स को, और मायावती बहन जी मायावती उनकी एक इनहेरिटर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में वो कुछ मार्जिनलाइज हो रही हैं, जबकि ज्यादा अग्रेसिव पॉलिटिशियंस जैसे चंद्रशेखर आजाद उन्हीं मुद्दों को एक एक्टिविस्ट तौर पे उनको वो आगे ले जा रहे हैं? देखिए ज्योति, काशीराम की राजनीति में और मायावती की राजनीति में फर्क कीजिए। काशीराम जो है इस पॉलिटिक्स के फाउंडर हैं और वो बहुत एग्रेसिवली दलित इश्यूज को उठाते हैं। हमारे यहाँ यूपी में उन दिनों में मुलायम सिंह जी के साथ था, ये भी नारा लगता था सड़कों पर कि तिलक तराजू और तलवार, इफ यू रिमेम्बर। जी जी। लेकिन वही मायावती ब्राह्मणों को आगे करके, हाथी नहीं गणेश है, क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। तो जो पॉलिटिक्स का जो वो कोर्स है जो काशीराम शुरू करते हैं, मायावती वहां पहुंचाती है।
सदन में एक मुस्लिम को हटा करके और वो एक ब्राह्मण को सदन में नेता बनाती है। एक राज्यसभा में भी नेता एक मिश्रा जी हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसको डिफरेंसेस आपको बता रहा हूं। तो जो एग्रेसिवनेस थी दलित पॉलिटिक्स की, जो इश्यूज थे दलितों की पार्टी दलितों के लिए, अब ये मायावती की जो बसपा है, इट इज नॉट ओनली फॉर दलित, इट इज फॉर पंडित जी आल्सो। तो ये काशीराम के थ्योरी में और मायावती की प्रैक्टिस में ये फर्क आया है। एक दूसरा, जब आपको पावर पॉलिटिक्स करनी है तो आपको मायावती जैसा मॉडरेट और लिबरल भी होना पड़ेगा। काशीराम जी सत्ता में हिस्सेदारी तो करा सकते हैं। आई रिमेम्बर 1993 जब सपा बसपा का गठबंधन होता है तो मुलायम सिंह पिछड़ी जातियों एज वेल एज द माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सोलली दलितों को और जो बहुत माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और जूनियर पार्टनर होते हैं। लेकिन काशीराम यहाँ नहीं रुकते, वो मायावती को और इसको एक्सपेंड करने के लिए कहते हैं, और जो ऊंची जात की स्थापित पार्टी है, चाहे बीजेपी रही उस जमाने में, चाहे कांग्रेस रही हो, उनके साथ मिलकर के मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनती है। दलित पॉलिटिक्स जहां पहुंच रही है वहां मायावती नहीं जा रही। क्यों? लेकिन हाथरस जो है वो हाथरस एक तो नारी पे और नारी के अंदर शेड्यूल कास्ट नारी पर जुल्म जाती है। मायावती को क्यों नहीं जाना चाहिए? इंदिरा गांधी जब हाथी पे चढ़ करके जा सकती है बेलची, व्हाई नॉट मायावती टू हाथरस? कितना दूर है आपके लिए? तो दोनों को ये सवाल कि क्या मायावती अगर एड्रेस नहीं, जैसे हाथरस कांड में वो हाथरस नहीं पहुंची, भूलगढ़ी गांव नहीं पहुंची, और ये बाकी सब भी नहीं कर रही हैं, लखनऊ के अंदर अपने घर के अंदर बैठी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये मार्जिनलाइज हो रही हैं? और क्या दलित पॉलिटिक्स जो है एक अग्रेसिव डायरेक्शन पे जा रहा है? आप कहिए प्रोफेसर साहब। Yeah, Bilkul, I think you're kind of absolutely right. I think Mayawati is, I think as it was being earlier pointed out, she tried to find viable electoral alliances to win elections. Because the alliance with, as it was envisaged by Kanshiram, with the OBCs did not work, because that's also kind of relationship which is invariably conflictual, because they both invariably come from rural areas, from agrarian economy, where the relationship can be of conflict. And very often the violence that happened at the rural level, it is between the dominant caste, some of them are also OBCs, and the Dalits. So that relationship was at some level, at sociological level, not a very kind of lasting relationship, and that's why they broke off. Now she was looking for an alliance which would be viable, and that she found that with Brahmin we don't have any conflict, because the distance is so much between Dalit and Brahmin that they don't really come together in their everyday relationships. Right. While with OBCs they are in everyday relationship, therefore the relationship is conflictual. So that worked very well, and that could still work electorally. We don't really know. That's why I'm saying to kind of ignore Mayawati, to say that she's over would be a mistake. But at another level, you are absolutely right. I think Dalit politics, if it has to progress, then it needs people like Chandrasekhar Azad, which can invent new kind of language and new kind of symbolism, where they very aggressively try to bring some kind of broad notion of oppressed people together. And within that, obviously, the word Dalit itself becomes very, very useful, because you have to transcend caste identity. Now, right. What Kanshiram and Mayawati did was that they reduced Dalit politics to caste politics. And the moment you reduce Dalit politics to caste politics, it would get fragmented into Jati identities. And those Jati identities are still very strong. At local level, those resources are still very strong. And they want their person, not Jatav or not Chamar or not some from other community. And that's where it becomes very difficult for that politics to continue for long. तो ये बताइए त्यागी जी कि बिहार के अंदर, और आपकी पार्टी जो है बिहार में चुनाव लड़ रही है, रूलिंग पार्टी है, तो बिहार के अंदर जैसे प्रोफेसर जोटका ने अभी कहा कि एक फ्रैगमेंटेशन ऑफ कास्ट हो रहा है, कि जो पिछड़ी जाति है उसमें अति पिछड़ा भी है, और अलग अलग किस्म की जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसपे जो पॉलिटिक्स नीतीश जी ने बहुत सालों से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो खेली है। तो क्या आपको लगता है कि अब आज की तारीख में जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, वो आपसे अलग हो गई है, तो आप क्या एक ही कास्ट की दोनों जो पार्टियां हैं, आपकी पार्टी जेडीयू और एलजेपी, आर यू बोथ सीकिंग द सेम वोट, द सेम बैकवर्ड या अति पिछड़ा जो बैकवर्ड वोट है,
क्या आप लोग दोनों ही उसी कास्ट वोट पे को जो है कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं? ज्योति, पहले तो मैं प्रोफेसर साहब से डिसएग्री करना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों के और दलितों के जो झगड़े हैं वो ज्यादा होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अपर कास्ट की भी है। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लोगों में जो अनटचेबिलिटी फैक्टर है वो कम है। यादव हो, गुजर हो, कुर्मी हो, कोरी हो, माझी हो, और जो शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में उतने कन्फ्रंटेशन कास्ट एरोगेंस को लेकर के नहीं है जितने अपर कास्ट को लेकर के। ये सही है कि कास्ट फ्यूड जो है बैकवर्ड कास्ट में भी होता है, शेड्यूल कास्ट में भी होता है, लेकिन अपर कास्ट टॉलरेंट है शेड्यूल कास्ट के लिए या लिबरल है या मॉडेस्ट है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं वो नहीं कह रहा था, वो इलेक्टोरली उनको सूट करता है एक दूसरे को। हाँ, नहीं, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि ब्राह्मण और शेड्यूल्ड कास्ट के बीच अंतर इतना ज्यादा है, जबकि मान लीजिए अगर बैकवर्ड कास्ट जैसे यादव और शेड्यूल्ड कास्ट, उनके बीच जो है एक प्रॉक्सिमिटी है, एक अंतर जो है कम है, इसीलिए जो है जो अग्रेशन या है वो ज्यादा होता है बनिस्बत। ज्योति, आई एम सॉरी, मैं प्रोफेसर साहब आपको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा था, मैं ग्राउंड रियलिटीज हैं। मैं सपा में जब था मुलायम सिंह के साथ, जब एक मैंडेट मिला बाबरी डिमोलिशन के बाद एक सेकुलर गवर्नमेंट के, काशीराम और मुलायम सिंह जब मिल गए तब 1993 में एक सरकार बनी मुलायम सिंह की लीडरशिप में, और वो मैंडेट जो है सेकुलरिज्म के लिए था। उसके बाद जब मायावती बीजेपी के साथ मिलकर के उस समय जब सरकार बनाएगी तो मुलायम सिंह और उसकी फॉलोइंग्स को बुरा लगेगा। उस समय क्लैश हुए ये, उससे पहले कोई यादव में और दलित में कोई क्लैश था ऐसा नहीं मानता मैं। और दूसरा ये है, अपर कास्ट में बैकवर्ड कास्ट में भी वो है, पिछड़ी जातियां अपने आप को महसूस करती है। पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन या एंटागनिज्म अपर कास्ट के साथ ही है। एक बिहार का जहां आप कह रहे हैं, बिहार में, और मैं एक बहुत विनम्रता के साथ एक कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उस मोमेंट का हिस्सा रहा हूं, नोइंगली और अननोइंगली मुलायम सिंह जी भी और लालू प्रसाद जी भी तमाम बैकवर्ड कम्युनिटी को साथ लेकर के चलने में नाकामयाब रहे। नॉन यादव बैकवर्ड्स ऑफ यूपी एंड बिहार उनको लगा कि ये सत्ता शायद उनके आसपास के लोगों के लिए थी, मंडल सबके लिए था। इसलिए यूपी में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी जिसको काशीराम ने अति पिछड़ों को दलितों के साथ जोड़ा, प्रोफेसर। और बिहार में नीतीश कुमार ने ये काम किया। उसने कितना ताकतवर था यूनाइटेड जनता दल लेड बाय लालू प्रसाद यादव कि 54 में से सिर्फ 3 सीटें 1991 में सिर्फ बीजेपी को मिली थी, जहां अडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे। तो वो सोशल इंजीनियरिंग थी जिसको बाद में तमाम नॉन यादव ओबीसीज को नीतीश कुमार वहां से निकाल के ले आए। अब ये कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला में, दोनों आप विद्वान हैं, 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर मंडल का लेकर के आए हैं, उस सबसे पहला रिजर्वेशन बिहार में होता है। वो उसमें पिछड़ों को देते हैं, उसका एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है। पूरा कोटा 2-3 जातियां ना खा जाए पिछड़ों का, तो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कर्पूरी ठाकुर। एक वो महिलाओं को भी देते हैं, सुनिए आप, वो इसमें एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 के तहत इतने 10% उसको बांटते, कोटा विद इन कोटा, जो आजकल मूवमेंट चल रहा है। और ये आंदोलन यूपी में भी चलता, लेकिन पिछड़ी जातियों का नॉन यादव कोई लीडर ऐसा नहीं था। लिहाजा मुझको याद है यूपी का होने के नाते लंबे समय तक जो नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट हैं उनका बड़े पैमाने पर झुकाव काशीराम की बसपा के लिए रहा। भागवत जी के बयान को जिस तरह से बिहार की पिछड़ी जाति और दलितों ने लिया, उसी के बाद 98 की 97 की बीजेपी 53 पे आ गई। और मैं आपके चैनल पर और रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जो भी रिजर्वेशन का अपोजिशन करेगा, एबोलिशन करेगा, अब वो इंडियन पॉलिटिक्स में ही हैज नो स्पेस, कोई जगह नहीं है उसके लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी बिहार की सभाओं में कहना पड़ा कि अब ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं है, इट बिलोंग्स टू महादलित, इट बिलोंग्स टू पिछड़ा, इट बिलोंग्स टू अति पिछड़ा आल्सो।
तो इसकी जो भाषा है नरेंद्र मोदी जी की, वो कमी-बेश वैसी है जैसे मंडल के नेताओं की है, प्लस विकास। उसको नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूलते। अपना वो अपनी सोशल पॉलिटिक्स भी करेंगे, प्लस वो विकास। अब इन नेताओं का क्या हो गया, इनका पूरा भाषण, में तो इनके साथ रहा हूं 40, पूरा भाषण फला जाति ने ये किया हम पे, ये ठीक है। एक दौर था जब ये जातियां प्रताड़ित हुई, जब इनको छूना भी आपने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का हो रहा है, उसमें ये रिलेशनशिप भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। ये कोई किसी की कृपा नहीं है, एक तो वो लोग लड़े हैं, और दूसरा ये कि आज के समाज की आवश्यकता है। आप अनटचेबल्स को बगैर टच में सोसाइटी का कोई काम कर ही नहीं सकते। ये बताइए, अगर ये सब सही है त्यागी जी, तो फिर हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं वो ठाकुर हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी सरकार में सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को, 2 ब्यूरोक्रेट्स को भेजा उस परिवार के पास। कोई पॉलिटिशियन नहीं गया, न बीजेपी से, न, हाँ मैं क्योंकि रूलिंग पार्टी है, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, ऐसा भी हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सहयोगी पार्टी का एक प्रोमिनेंट आदमी होने के नाते, कि 3.5 साल में जो योगी ने कमाया था उसका बड़ा हिस्सा हाथरस में गवा दिया, अपने अफसरों पे डिपेंड करके। हमारे यहाँ हिंदू सोसाइटी में या इंडियन सोसाइटी में किसी भी औरत को या आदमी को रात को जलाने का रिवाज नहीं है। फिर जिस लड़की के बारे में इस तरह के प्रचार हुए हों, ये जो सही भी हैं, कि शी वाज गैंग रेप्ड बाई सम अपर कास्ट कल्प्रिट्स, उसके बाद आप जिस तरह से मट्टी का तेल डाल करके या कैरोसिन डाल करके, ये जो योगी जी की जो कल्चर है हिंदुत्व की, ये उसके भी खिलाफ है। इसलिए सोसाइटी ने बहुत इसको बुरा माना है, और ये कोई वाल्मीकि तक नहीं है, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कास्ट हो, बहुत ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है अकेले हाथ। ऐसा नहीं है, योगी जी को जाना चाहिए था। उन अफसरों को, डीएम की लैंग्वेज आपने देखी, द वे ही वाज बिहेविंग। कोई मजिस्ट्रेट मीना है एसडीएम, द वे ही वाज वर्किंग। तो इन्हीं चीजों को लेकर के तो हमने और जनसंघ ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मारा था। कांग्रेस पार्टी को मारने में लोहिया को, दीनदयाल को लगे 40-50 साल। इसी तरह का बिहेवियर कांग्रेस पार्टी का होता, तो ऐसा बिहेवियर बीजेपी के नेता करेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता था। एंड आई एम सॉरी टू से, योगी जी को, उन अफसरों को 1 घंटे भी वहां पर नहीं रखना चाहिए था जब लड़की रात को जला दी गई थी। जी, प्रोफेसर जोधका, you have the last word. Yeah, I think this point about younger generation being aspirational, I think that's a very important point, and that also makes them at some level distanced from the old kind of caste politics. Their concerns, their immediate contexts are very different. Almost everyone goes to school. Literacy level has gone up significantly. And there's a section of Dalits and lower OBCs who are aspiring to enter IITs and engineering colleges and join middle class, migrate to urban areas. अब बिहार में देखिए आप, almost 75% households in rural Bihar have at least 1 to 4% working outside, all the migrant labor that comes from there. So they are at some level being uprooted from their rural contexts, but they don't have any urban kind of stable urban economy in which they can come into their informal economy. So I don't think development is happening personally. I mean, in last whatever 5-10 years, actually the young generation, which was actually at some level in 90s, in 2000, for 20 years, India was growing. Now we already know unemployment rate. I mean, whenever there is high unemployment, the people who would be going down are the ones who are on marginal condition, marginal positions. And also on the question of reservations, there are very few jobs available, right? Most of the new jobs are in corporate sector, in private sector, which works through networks, right, where there is a different kind of casteism. Even when somebody mobilizes labor for a security agencies in Delhi, they also work through kinship networks. They also go to particular families, individuals, because they are the ones they can trust. So there's a new kind of economic process which is not going to help Dalits, which is not helping lower OBCs. Their positions are actually becoming much more vulnerable. There was a process of mobility earlier which was happening right after independence because of reservations, because economy was expanding,
And then in 1990s, middle class expanded quite significantly, where all sections of people came into the middle class and they became the role models. Now everybody wants to imitate them. They want to come into middle class occupation. That's why Jats were protesting. That's why Marathas want OBC status. That's why Patel want to, Patels are most urbanized among the agricultural castes. They also want OBC status, not because there are government jobs available. Through these quotas, they think that their children will be able to go into IITs and into engineering colleges, and they might eventually be able to compete the urban upper castes. I think that's where corporate economy is completely controlled by the traditional urban upper castes. So the actual ground reality is not helping Dalits. There's no development on ground happening at this moment. Rural India is also in bad shape. Small towns, that's where expansion was happening, that has stopped for some time. Before COVID, it had stopped. And that kind of expansion growth rate, if you look at data, labor power moving from agriculture to non-farm employment, that has also stagnated or it's coming down again. So on the whole, there is a kind of economic crisis, if one can say. And this obviously affects the ones who have lesser resources much more than it would affect people who are already stabilized in the urban middle classes. And that obviously overlaps with caste identities. And this is Dalits. Among Dalits, it would be the Mahadalits who would suffer the most. Among OBCs, it would be the EBCs who are likely to be marginalizing the most. And that would have some political reflections. It's not very easy to keep people fixated around Hindutva or other kind of community identities. Yeah. They will look for development. And that is, I think, I agree with him that development is a very, very important thing. Aspirations of younger generations will have to be addressed by politicians, otherwise they'll become irrelevant. They might win 1 election, 2 elections, otherwise eventually they will have to deal with the real issues on ground. Right. Thank you so much, both of you, Professor Jyotika of JNU, Tyagi ji, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का. And our tribute to Ramvilas Paswan, who was in politics for 51 years. He celebrated his 50th year in politics last year. And all of us from the print pay our tribute to him in his memory. And with these words, thank you so much for your time. Thank you. Thank you.